दोस्तों, एक बार फिर पुलवामा अटैक चर्चाओं में आ गया क्योंकि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने नरेंद्र मोदी पे गंभीर आरोप लगाए हैं। गृह मंत्रालय से 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे लेकिन हमको नहीं दिए गए, और जब वो ब्लास्ट हो गया तो मैंने मोदी जी से कहा कि ये सब हमारी जिम्मेदारी पर हुआ, तो मुझको चुप रहने के लिए कहा गया। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। कर्नल अमरदीप त्यागी जी हमारे साथ मौजूद है। कर्नल साहब, जिस तरीके से सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर गंभीर आरोप लगाया, कितनी सच्चाई मानते हैं इन आरोपों में? देखिए, जिस वक्त पे अब ये सवाल उठाया जा रहा है वो सही नहीं है। एक्चुअली यदि उनको ऐसा लगता था कि ये गवर्नमेंट की या उनकी कोई गलती है, उनको उस वक्त यदि उनकी नहीं सुनी, यदि वो कहते हैं कि मैंने ये मुद्दा उठाया था और उनकी नहीं सुनी, तो ही शुड हैव रिजाइन्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ गवर्नर। वो गवर्नरशिप एंजॉय करते रहे। उसके बाद जब जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ तो वो गोवा चले गए, मेघालय चले गए। आज वो गवर्नर पद से मुक्त होकर आज फिर ये सवाल उठाना मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है। और रही बात एयरक्राफ्ट मांगने की और इतने बड़ा कॉन्वॉय का, क्योंकि मैंने वो इंटरव्यू सुना है, जैसा उन्होंने कहा कि इतना बड़ा कॉन्वॉय या इतने सारे लोगों का मूवमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जम्मू कश्मीर में इतनी सारी आर्म फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, उसमें आर्मी है, CRPF है, BSF है, बहुत सारा मूवमेंट होता है उनका, और बटालियंस का इंटरचेंज यानी कि इंडक्शन और डी इंडक्शन भी होता रहता है। और उसमें जो मूवमेंट है वो बेसिकली बाय रोड ही होती है। मैं खुद अपनी बटालियन को इंडक्ट किया है और डी इंडक्ट किया है, खुद कॉन्वॉय लेके आया हूँ। रही बात एयरक्राफ्ट की, एयरक्राफ्ट यस आर्म फोर्सेस प्रोवाइड करती हैं या गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है, लेकिन जनरली छुट्टी जाने वालों को प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे जो है नॉर्मल जो डी इंडक्शन या इंडक्शन जो होता है उसके लिए ये प्रोवाइड नहीं किया जाता है। कर्नल साहब, क्या प्रक्रिया है? अगर आपको एयरक्राफ्ट चाहिए तो क्या प्रक्रिया है इसके लिए? देखिए, इस तरह बटालियन के डी इंडक्शन के लिए तो मैंने कभी एयरक्राफ्ट का डिमांड होते हुए देखा नहीं। आई डोंट नो कैसे कि CRPF के किसी व्यक्ति ने गवर्नर साहब को बोला कि हमने डिमांड किया था। हो सकता है CRPF ने अपने गृह मंत्रालय के चैनल से उन्होंने शायद डिमांड किया हो, मुझे ये जानकारी नहीं है। लेकिन आर्मी का हमें पता है कि हमको गाड़ियाँ डिमांड करनी होती हैं, ट्रक्स डिमांड करने होते हैं, वो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। अब कभी भी हमने बटालियन का जो इंडक्शन और डी इंडक्शन या इतने बड़े मूवमेंट के लिए एयरक्राफ्ट की डिमांड हमने नहीं होती देखी। रोड की आप अवॉइड नहीं कर सकते, रोड मूवमेंट किसी भी कीमत पे, क्योंकि हर जगह आपका एयरपोर्ट नहीं हो सकता। विद इन जम्मू कश्मीर हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर वेयर दैट एयरक्राफ्ट कैन लैंड। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप रोड के मूवमेंट को अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी आप एडवांस हो जाए, कितने भी आप एयरक्राफ्ट अवेलेबल करा दें, तो कहीं ना कहीं से आपको बाय रोड एटलीस्ट एयरपोर्ट तक तो जाना ही पड़ेगा। उस एरिए में भी एम्बुश होने के चांसेस हो सकते हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि उस एरियाज को जहाँ से ट्रुप्स की मूवमेंट होती है उस पर और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बढ़ाई जा सकती है, उनको और ध्यान में रखा जा सकता है, इंटेलिजेंस और इम्प्रूव की जा सकती है। बिकॉज कभी भी कोई भी चीज़ सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती, हमेशा कहीं ना कहीं उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, और वो आज भी है और आगे भी रहेगी। तो हालांकि बहुत सारी चीज़ें आ गई। मैं ये कहूँ कि जब मैंने सर्विस ज्वाइन किया था तब से लेके और अब तक बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है। गाड़ियाँ उस तरह की आ गई हैं, हमारे पास इक्विपमेंट जो IED को जो निष्क्रिय करने के लिए इस तरह के इक्विपमेंट आ गए हैं कि वो IED को ब्लास्ट नहीं हो। एंटी माइन जो व्हीकल्स आ गए हैं उसमें भी मूवमेंट होती है, बट वो सबकी एक लिमिटेशन है, एक हद तक उनका यूज़ हो सकता है, क्योंकि जो दुश्मन है वो भी नए नए तरीके ईजाद करता है, और जब भी वो करता है कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। फिर उसको काउंटर चेक किया जाता है, उसके वेज एंड मीन्स निकाल जाते हैं उससे बचने के लिए, और फिर वो आगे तैयारी। तो इस तरह वो चलता रहता है इस तरह का। तो सर, जिस तरीके से सतपाल मलिक कह रहे कि इनपुट पहले आ गए थे, फिर सवाल ये बनता है कि रूट चेंज क्यों नहीं किया गया? नहीं, रोड तो सैनिटाइज किया ही गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि रोड सैनिटाइज नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को, कुछ जगह को हो सकता है कि ये मान के कि यहाँ से ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह के करके वो कुछ कॉम्प्लिसेंसी आ गई होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि रोड ओपनिंग ना हुई हो। रोड ओपनिंग के बगैर तो कॉन्वॉय का मूवमेंट होता ही नहीं है। प्रोटेक्शन व्हीकल भी आगे पीछे चलते हैं, बीच में भी प्रोटेक्शन व्हीकल्स होते हैं, साइडों में लोग भी डिप्लॉयड होते हैं। लेकिन जिस तरह का ये गाड़ी से जिस तरह का ये फिदाइन अटैक किया है, ऐसे अटैक को अवॉइड करना
मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इम्पॉसिबल है, इट्स डिफ़िकल्ट तो है। सर, जिस तरीके से सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाए हैं कि हमें इनपुट थे लेकिन उसके बावजूद भी जवानों को वहां से ले जाया गया, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में जिस तरह उस ज़माने में मिलिटेंट्स का जो मूवमेंट था या मिलिटेंट इन्फेस्टेड था पूरा जम्मू कश्मीर, और आर्मी का भी मूवमेंट होता रहता था, इस तरह के इनपुट्स रेगुलर मिलते रहते थे। मैं ये नहीं कहता कि इनपुट पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान देने की आवश्यकता थी। और यदि जो रोड ओपनिंग, जो एक्चुअली क्या होता है, रोड ओपनिंग पार्टी होती हैं, किसी बटालियन का जिम्मेदारी का इलाका नियुक्त होता है कि इतने किलोमीटर स्टोन से लेके इतने किलोमीटर स्टोन तक फलानी बटालियन वहाँ पर रोड को देखेगी। यदि उस इलाके में जो भी बटालियन डिप्लॉयड थी, उनको इन्वेस्टिगेशन करके उनको उसकी जिम्मेदारी देनी भी चाहिए, बिकॉज यस 40 जवान शहीद हुए हैं, इट्स नॉट ए नॉर्मल थिंग एंड यू कैन नॉट टेक इट लाइटली। बट उसमें ये कहना कि ये जानबूझ के या कुछ इस तरह से, तो आई रियली डाउट, इट कैन नॉट हैपन दैट वे। यस, कहीं ना कहीं रोड ओपनिंग पार्टी का जो है वो नेग्लिजेंसी हो सकती है, और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब कुछ समय तक शांति मेंटेन रही हो या कुछ लंबे समय तक कोई इस तरह का हादसा ना हो, तो जनरली जो ट्रूप्स, बिकॉज दे आर डूइंग द सेम थिंग, सेम टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ एवरी डे, तो कई बार कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है कि यार अब तो कुछ होना ही नहीं, या हुआ ही नहीं है, और जो आनी नहीं चाहिए। क्योंकि टाइम टू टाइम इस तरह का जो ब्रीफिंग है उन जवानों को, ऑफिसर्स को, हर लेवल पर वो ब्रीफिंग किया जाता है, लेकिन फिर भी यदि किसी ने इस तरह की नेग्लिजेंसी की है, दे शुड बी punished or they should be taken to the task, because it is not you cannot take it things lightly। और उस lightly लेने का, जब भी ऐसा हुआ है तो इस तरह के हादसे होते हैं। जम्मू कश्मीर नहीं, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि जहाँ पर जब भी ट्रूप्स जो है वो कॉम्प्लिसेंसी में आए हैं और इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो मैं ऐसा ये नहीं कहता कि गलती नहीं है किसी की, यस somebody is responsible। और कई बार आपके बहुत मुस्तैद होने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि यदि कोई एक टारगेट लेके बैठ गया कि उसको फिदाइन, यानी कि उसने आत्मघाती हमला करना है, तो वो घटना हो ही जाएगी, यहाँ नहीं होगी कहीं और होगी। सपोज़ मैं ये कहता हूँ कि यदि इन सीआरपीएफ के जो पार्टी थी उनको एयरक्राफ्ट मिल भी जाते और वो सब एयरक्राफ्ट से निकल भी जाते, तो क्योंकि वो तो इस टास्क पे था उसमें, और इतना सारा मूवमेंट होता है, खाली एक सीआरपीएफ का ही कॉन्वॉय नहीं होता, एन नंबर ऑफ कॉन्वॉय जिनका मूवमेंट होता है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वॉय होते हैं, छुट्टी वाले कॉन्वॉय होते हैं। इन स्पाइट ऑफ छुट्टी वालों को जहाज़ प्रोवाइड किया जाता है, बट उसके बावजूद भी स्ट्रेंथ इतनी है कि उनको बाई रोड मूव करना पड़ता है। हम कितनी बार, मैं जने कितनी बार जो है वो बाई रोड जो बसों में बैठ के हम ट्रैवल किए हैं, तो यदि इस तरह की घटना उनके साथ न होती, किसी और के साथ होती, तो इसको अवॉइड करना या ये कहना कि यस यदि वो पकड़ा ही जाता तो शायद अवॉइड हो जाता, बट वो नहीं पकड़ा गया। ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंस वाले लोग इस चीज़ के पीछे नहीं पड़े होते, या वो तलाश नहीं रहे होते, या वो रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। सब अपने टास्क पर लगे होते हैं, लेकिन ठीक है, दुश्मन भी अपनी चालों को चलता रहता है, और कई बार वो सफल भी हो जाता है, कई बार क्या अक्सर जो है सफल होते हैं। कितनी बार आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, सुना होगा कि इतने जखीरा पकड़ा गया, विस्फोटक पकड़े गए, एम्युनिशन पकड़ा गया, तो पकड़े भी जाते हैं, लेकिन वंस इन ए वाइल इस तरह की घटनाएं भी हो जाती हैं जो दुखद है। कोशिश तो होती है कि उनको अवॉइड किया जाए, बट हो जाता है। इस समय से सत्यपाल मलिक का बयान जिस वजह से आया है, एक तरफ सत्यपाल मलिक का बयान आता है, दूसरी तरफ कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, तो इसके पीछे वजह क्या देख रहे हैं? देखिए, दो आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पर जिस तरह का बयानबाजी या जिस तरह का जो सत्यपाल मलिक जी का यदि बैकग्राउंड हम तलाशें या देखें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इतने समय तक गवर्नरशिप का जो है आनंद लिया है, और अब वो शायद कोई पॉलिटिकल ग्राउंड ढूंढ रहे हैं। जैसा कि जब किसान आंदोलन के समय भी उन्होंने कुछ इस तरह की बयानबाजी की थी, और फिर से वो बयानबाजी इस तरह की कर रहे हैं।
कई बार वो जातीय उस सम्मेलनों में भी इस तरह के बयान करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ लुकिंग फॉर सम पॉलिटिकल ग्राउंड्स। जैसा आप उनकी बैकग्राउंड देखें कि कभी वो चौधरी चरण सिंह की पार्टी जो राष्ट्रीय क्रांति दल था, देन फिर जनता दल से, एंड देन सपा से, एंड फिर बीजेपी में, मतलब ही कीप ऑन लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़। और शायद उन्हें लग रहा हो कि अब ठीक है, अब कुछ और मुद्दा देखा जाए और राजनीतिक जो जमीन तलाशी जाए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सर उनको अभी क्यों याद आ रहा है? वो कह रहे कि जब मैं गोवा में गवर्नर था तो मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बात की तो मेरा ट्रांसफर कर दिया गया। मोदी जी तो एक तरफ कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को नहीं रहने दूंगा, लेकिन मोदी जी का भ्रष्टाचार से भी कोई परहेज नहीं है। नहीं, जैसा उनका स्टेटमेंट है कि मैं, ही वॉज नॉट ए सर्वेंट, ही वॉज जस्ट ए गवर्नर। ही कुड हैव रिजाइन, उस टाइम पे रिजाइन कर देते भाई। यदि आपको ऐसा लग रहा था कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आप गवर्नर बने हुए हैं, यदि जम्मू कश्मीर में नहीं सुना, जब गोवा में नहीं सुना उनका, और उनको लग रहा था कि ये पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार को प्रमोट कर रही है, ही शुड हैव रिजाइन फ्रॉम देन एंड देयर ओनली। आज पूरा टेन्योर करने के बाद वो इस बात को कह रहे हैं, तो दिस इज रॉन्ग। आप जिस वक्त ये बात थी उस वक्त कहनी चाहिए थी। और उनको क्या मतलब, कोई ही वॉज नॉट ए सर्वेंट। और यदि उनको लगता है कि उस टाइम पे उन्होंने कोई शपथ ग्रहण की, तो वो शपथ आज भी उन पर लागू होती है कि मैं कॉन्फिडेंशियलिटी बरतूंगा, या इन शब्दों को मैं यूज़ नहीं करूंगा, या इस तरह की बातें नहीं करूंगा। वो तब भी लागू थी, तो आज भी लागू है। और यदि आज लागू नहीं तो उस वक्त भी लागू नहीं थी। ही इज़ ए पब्लिक मैन, वो पॉलिटिशियन है, राजनीतिक वो है, काफ़ी बड़ा कद है, काफ़ी लंबी पारी उन्होंने खेली है। तो वो उस पर अपना रिज़ाइन उस वक्त दे सकते थे। उनको कोई हक नहीं बनता, एक यदि उनको लगता है कि भ्रष्टाचारी पार्टी, कि उस पार्टी के साथ जुड़े रहें और गवर्नरशिप आप एंजॉय करते रहें। लेकिन फिर बाद में वो तो धमकी भी दे रहे, कह रहे कि सरकार मेरा कुछ नहीं कर सकती, मैं उस जाति से आता हूं, अगर कोई मेरे गांव में घुसेगा तो उसको लोग घुसने नहीं देंगे। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि अच्छी बात है ये। यदि ऐसी बात है, आपको कोई डर नहीं है, कोई बात नहीं है, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं बोला? और यदि बोला था और वो गवर्नमेंट नहीं सुन रही है आपकी, आपने वहां से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? दैट इज द क्वेश्चन मार्क ऑन यू। दैट मीन्स उस वक्त आप उस पद का जो है लुत्फ उठाना चाहते थे, आज वो पद समाप्त हो गया है, तो आप ये सब बातें कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। जैसे कि यदि मैं सर्विस में रहते हुए कुछ ना बोलूं, और आज मैं उस सर्विस के खिलाफ जिस को मैंने 22-23 साल मैंने यू कैन से कि उसमें सर्व किया है, और आज मैं उसकी खामियां बताने लगूं, तो दैट इज रॉन्ग ऑन माई पार्ट। आज मैं वो बातें नहीं कर सकता। यदि मुझे करनी थी तो मैं उस वक्त करता जब हो रहा था, वो उस टाइम पे रोकना चाहिए था मुझे। सर आपने तो जम्मू में 10 से ज़्यादा साल दिए हैं, तो माहौल में क्या परिवर्तन देखा वहाँ पे पहले में और जो बाद में सरकार आई? देखिए, यदि मैं कहूँ कि जब से ये जो 370 धारा खत्म हुई है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया है, मतलब आई गॉट रिटायर्ड इन 2018, मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मेरा इवन इनफैक्ट माय यंगर ब्रदर हु सर्व्ड इवन आफ्टर, अभी 2 साल पहले तक वो जम्मू कश्मीर में ही था। तो उन सब की जब मैं फीडबैक या उनसे बातचीत होती है, तो देयर इज़ अ ड्रास्टिक डाउनफॉल इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़, बहुत कमी आई है। और टेररिस्ट भी अब वो अपने हाइड आउट मतलब छुपने की जगह ढूंढते फिर रहे हैं जो उन्हें नहीं मिल रही है। और इसमें न केवल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसका इफेक्ट है, बल्कि जम्मू कश्मीर की जनता ने भी जो आर्म फोर्सेस हैं उनको सहयोग करना शुरू कर दिया है, एंड दे आर कमिंग इनटू मेन स्ट्रीम। तो उसका बहुत फ़र्क पड़ा है। और मुझे लगता है कि यदि इसी तरह ये कार्रवाई चलती रही तो द डे आर नॉट वेरी फार कि जब जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का पूर्णतः सफाया हो जाएगा। कुछ लोग 370 पे आज भी सवाल उठाते हैं कि 370 हटने से फ़ायदा क्या हुआ। सतपाल मलिक ने भी कहा कि 370 हटाना तो सही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े करना असंवैधानिक है। देखो, संवैधानिक बातें तो ही वॉज गवर्नर, ही मे बी नोइंग मच बेटर देन मी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करना बहुत अच्छा था। और मैं तो कहूँगा कि यदि कल को राज्य का भी दर्जा दिया जाए तो दोनों को अलग अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, जैसे बाकी दूसरे राज्यों को दिया गया है, क्योंकि दोनों की आइडेंटिटी डिफरेंट है, दोनों की कल्चर में फ़र्क है, दोनों के लोगों में फ़र्क है, हर तरह से वो डिफरेंट है। और जो मेन जो यू कैन से कि जो इंसर्जेंसी और टेररिज्म है वो कश्मीर रीजन में है। इवन जम्मू रीजन इज़ मच मोर यू कैन से वो इतना उसमें टेररिज्म नहीं है जितना कश्मीर में है।
तो वो कश्मीर, मैं तो ये कहूँगा कि ये जम्मू और कश्मीर को भी अलग अलग कर देते तो उसको कंट्रोल करने में ज़्यादा आसानी होती, और इसको अलग करके तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे इसमें लगता नहीं है कि कोई गलत किया है। उन्होंने कहा कि जो पुलवामा अटैक हुआ उसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को हुआ। देखिए, क्या लगता है फौजियों पे इस तरीके की राजनीति होनी चाहिए? देखो, पहली तो बात, ये देश के लिए शहादत दी है उन जवानों ने, उनकी अर्थी पर, उनकी लाशों पर कोई भी पार्टी यदि राजनीति करती है तो वो गलत है। और इस तरह की कमेंट्स जो किए जाते हैं वो बड़े हर्टनिंग होते हैं, हमें दुख होता है इस चीज़ का, क्योंकि एक तरफ आप जान दे रहे हैं और आप अपनी कुर्सी की बातें कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अवॉइड करना चाहिए। बट यस, जब भी कभी कोई गवर्नमेंट रही, चाहे वो 71 वॉर में फौज लड़ी, बांग्लादेश के 2 टुकड़े किए, पाकिस्तानी सेना का सरेंडर कराया, तो क्या उसका माइलेज मिसेस गांधी को नहीं मिला था? या मैं ये कहूँगा कि जो भी उस टाइम पे हेल्म ऑफ अफेयर्स में होता है, जो भी उस टाइम पे देश का नेता होता है, उसको कोई भी, चाहे वो फौज हो, चाहे कोई दूसरे अच्छा काम करें या कुछ भी काम करें, उसका फ़ायदा और नुकसान तो दोनों ही उठाने पड़ते हैं। यदि वो फेलियर होता है तो उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है, यदि सक्सेस मिलती है तो उसका फ़ायदा भी मिलता है उनको। कि सपोज़ ये पुलवामा हुआ, उसके बाद सरकार ने भारतीय सेना को इजाज़त दी, बालाकोट हुआ, फिर उड़ी का वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, तो उस तरह से यदि आप ये सोचें कि फौज ने तो काम किया, उसका माइलेज बीजेपी को मिला है, ये तो देश की जनता जानती है। उसके बाद इलेक्शन भी हो चुके हैं। यदि ऐसा लगता देश की जनता को कि ये इस तरह की कार्रवाई जानबूझ के करा के ये माइलेज उठा रहे हैं, तो जनता उन्हें वोट ना देती। तो मेरे ख्याल से ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी जो कमांडर होता है, जो बॉस होता है, उसको सक्सेस का जो सेहरा जो होता है उसके सिर पर बांधा ही जाता है। तो यदि जनता ऐसा या कोई ऐसा सोच रहा है कि इन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, तो लेट देम थिंक। बट हम ऐसा फौजी जो है ये सोच के नहीं करते कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट है या ये किसी और की गवर्नमेंट है, तो हम उसको अटैक करें या ना करें, डिपेंड करता है। यदि हमें पॉलिटिकल बैकअप मिलती है तो हमारा मोराल हाई होता है और हम अच्छे से किसी भी टास्क को अंजाम दे सकते हैं और दे पाते हैं। लेकिन यदि पॉलिटिकल बैकअप ना हो तो उस टाइम पे फिर हमें अपने लेवल पे कार्रवाई करनी पड़ती है, और उसमें कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि जिनको जो अवार्ड और जो उसकी वाहवाह होनी चाहिए वो कई बार नहीं होता है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। मैंने ये सवाल सबसे बहुत सुना है, मेरे अंदर इच्छा भी है जानने की। लोग कहते हैं कि भाई जब कांग्रेस की सरकार थी, जो गोली चलाने के लिए ऑर्डर भी हमको वहाँ से लेना पड़ता था, लेकिन जैसे ही सरकार चेंज हुई, अब गोली चलाने के लिए ऑर्डर नहीं लेना पड़ता। यस, देखिए हर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है कि, और हर लेवल पे होता है कि सपोज़ वेपन, छोटे लेवल के वेपन है, लाइट मशीन गन है, लाइट मशीन गन तक चलाने की जो है वो सेक्शन कमांडर ही कैन आस्क हिज LMG सेक्शन टू फायर, और उसी तरह मोटर फायर करने की जिम्मेदारी जो है वो बटालियन के कमांडर के ऊपर है। आर्टिलरी फायर करने के लिए जो है ब्रिगेड कमांडर की परमिशन है। ऐसे ही हर लेवल पे। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं कि 1967 में जब चाइना ने नाथुला पे हमला किया था और हमारे कई जवानों को मार दिया था, तो उस वक्त आर्टिलरी फायर करने का परमिशन प्राइम मिनिस्टर से आता था। एंड जनरल सगत सिंह ने जब वो परमिशन मांगी थी तो उनको वो परमिशन नहीं दी गई थी, तो उन्होंने बगैर परमिशन के ही उसको फायर किया था और चाइनीज़ को एक तरह से शटअप कॉल दी थी या उनकी कैजुअलिटी की थी। उसके बाद सगत सिंह जी के साथ क्या हुआ वो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट एज ऑन डेट वो स्थिति नहीं है। जो डिफरेंट लेवल के कमांडर्स हैं आर्मी के, उन लेवल की परमिशन उनके पास है और दे कैन टेक एक्शन व्हाट एवर दे फील लाइक। सिचुएशन के हिसाब से वो अपने परमिशन ले सकते हैं। अभी उनको प्राइम मिनिस्टर से आर्टिलरी फायर करने की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। देयर इज अ डिफरेंस। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए।